हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चन आंसर्स को प्रैक्टिस किया था। तो आज हम फिर से कुछ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपका जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। प्लस हमारे पास जो आएंगे अब आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि आप क्या करेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे जिसमें आप कौन से शब्द को वहां पे यूज करेंगे, जो उपयुक्त शब्द होगा, यानी जो पूरे सेंटेंस को वहां पे क्या कर रहा होगा, फिल कर रहा होगा। तो सबसे पहला हमने देखा था, आपके पास सबसे फर्स्ट जो आया था उसमें आपने पढ़ा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अर्नस्टाइन एंड डैश वर अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। यानी कि हमने क्या देखा था, जब आपने पेनिसिलिन के बारे में पढ़ा तो आपने क्या जाना कि जो पेनिसिलिन की जो डिस्कवरी हुई थी उसके लिए 3 साइंटिस्ट को यहाँ पे क्या दिया था, नोबेल प्राइज दिया था। दो जो साइंटिस्ट हैं उनके आपको नाम दिए गए हैं, एक तो अलेक्जेंडर है और एक चेन है। थर्ड जो साइंटिस्ट है उसका आपको नाम बताना है। तो इसका जो आंसर हमारे पास आया था वो आया था हार्वर्ड फ्लोरे, यानी कि थर्ड जो साइंटिस्ट है वो कौन है, फ्लोरे हैं। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे तीनों को ही क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। किसके लिए मिला था, जो पेनिसिलिन की जो डिस्कवरी हुई थी उसके लिए उन्हें अवार्ड मिला था। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास आती है उसमें आपसे पूछा यह है, द एंजाइम डैश आर यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन टू रिमूव ऑयल स्टेन्स। यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ एंजाइम्स का यूज करते हैं डिटर्जेंट में, यानी जो आप घरों में अपने डिटर्जेंट देखते हो जिसे हम निरमा भी कहते हैं। तो डिटर्जेंट में कुछ एंजाइम्स यूज होते हैं और क्यों यूज हो रहे हैं, जो वहाँ पे ऑयल के जो पैचेस हैं, यानी कि तेल की जो बूंदे, तेलीय जो दाग धब्बे लग जाते हैं उसे रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। तो उस एंजाइम्स का जो नाम है वो क्या है, लाइपेज है। तो यहाँ पे लाइपेज जो एंजाइम्स है वो क्या करता है, ऑयल के जो पैचेस होते हैं उसे रिमूव करता है, यानी कि तेल के जो दाग धब्बे होते हैं उसे रिमूव करता है। और कहाँ पे लाइपेज यूज हो रहा है, डिटर्जेंट में यूज हो रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास आई है वो आई है, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर इज डन बाय द डैश माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज। क्या आपसे पूछा जा रहा है, जो सीवेज का जो ट्रीटमेंट होता है वो किस प्रकार के माइक्रोब्स के द्वारा होता है। हमने जब सीवेज का ट्रीटमेंट पढ़ा था तो हमने वहाँ पे दो मेथड हमारे पास आए थे, 2 स्टेज हमारे पास आई थी। पहला आया था प्राइमरी और दूसरा आया था सेकेंडरी। सेकेंडरी ट्रीटमेंट जब हो रहा था तो वहाँ पे कुछ माइक्रोब्स यूज हो रहे थे जो पानी को क्या कर रहे थे, प्योर कर रहे थे। किस प्रकार से प्योर कर रहे थे, जो भी ऑर्गेनिक मैटर था उसे खा करके वो क्या कर रहे थे, ऑर्गेनिक मैटर को वहाँ पे कम कर रहे थे। तो ये जो बैक्टीरिया थे ये किस प्रकार के बैक्टीरिया थे, ये है हेटेरोट्रॉपिक, यानी कि हेटेरोट्रॉपिक क्या है, बैक्टीरिया है। हेटेरोट्रॉपिक क्या होते हैं, यानी कि उन्हें हम क्या कहते हैं, परपोषी भी कहते हैं। इस प्रकार के बैक्टीरिया थे जिनका जो पोषण हो रहा है वो अपना जो पोषण है, अपना जो न्यूट्रिशन है कहाँ से ले रहे हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से ले रहे हैं। यानी कि जो अपने पोषण के लिए किसी दूसरे पे आश्रित होता है उसे हमने क्या कहा था, हेटेरोट्रॉपिक कहा था या फिर परपोषी कहा था। तो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया यहाँ पे अगर सीवेज में देखेंगे तो ये क्या कर रहे हैं, अपना फूड कहाँ से ले रहे हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर को एज अ फूड वो ले रहे हैं। और वहाँ पे इस प्रकार से ये किस प्रकार के बैक्टीरिया हुए, हेटेरोट्रॉपिक यानी कि परपोषी बैक्टीरिया। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट हमारे पास आई है उसमें आपसे पूछा गया है, फिल्ट्रेशन एंड डैश आर यूज्ड इन द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। अब यहाँ पे किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, यानी कि जो सीवेज का जो उपचार किया जा रहा था, हमने कहा था उसमें 2 विधियां, 2 स्टेजेस होती हैं। 2 स्टेजेस में हमने क्या देखा था, प्राइमरी होता है और सेकेंडरी होता है। तो जब हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात की थी, जो प्राथमिक उपचार की बात की थी, तो जो प्राथमिक उपचार है यहाँ पे भी क्या होते हैं, 2 स्टेप आते हैं। पहला तो क्या था, फिल्ट्रेशन हो रहा था। फिल्ट्रेशन में क्या हुआ, जो तैरता हुआ जो कूड़ा था, जो फ्लोटिंग जो भी कूड़ा था वो क्या हो रहा था, वो अलग हो गया था। कैसे हुआ था, छन्नी के द्वारा। वहाँ पे क्या थी, बड़ी बड़ी स्क्रीन का यूज किया जा रहा था। स्क्रीन को हम कैसे ले रहे थे, जैसे छन्नी को यूज करते हैं। और उसमें क्या हुआ, उसमें सीवेज को पास कराया गया। जब सीवेज को पास कराया गया तो क्या हुआ, तैरता हुआ जो कूड़ा था वो वहीं रुक गया और बाकी जो छोटे छोटे जो धूल मिट्टी के कण थे या जो ऑर्गेनिक मैटर था वो क्या हो गया, वो आगे पास हो गया था। तो पहला तो हमने देख लिया फिल्ट्रेशन। सेकंड, वो कौन सी प्रोसेस है जिसके द्वारा जो प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट होता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सेडिमेंटेशन।
सेडिमेंटेशन में हमने क्या किया था, सेडिमेंटेशन में जो पानी था उसके बाद उस पानी को एक टैंक में रख दिया गया था और उसे स्टेबल छोड़ दिया, कुछ टाइम के लिए उसे क्या कर दिया था, छोड़ दिया गया था, उसे सेटल होने दिया। तो क्या हुआ, जो मिट्टी के जो कण थे वो क्या हुए, धीरे धीरे नीचे बैठ गए। जैसे कि हमने इसमें एग्जाम्पल क्या लिया था, हमने एक पानी का ग्लास लिया, पानी के ग्लास में आपने क्या किया, मिट्टी को घोला। जब आपने मिट्टी को घोला तो पूरा पानी कैसा था, धुंधला हो गया था, यानी कि गंदा हो गया था, इम्प्योर जिसे हम कह सकते हैं। कुछ देर आपने क्या किया, पानी को छोड़ दिया, उन्हें उसे पानी को डिस्टर्ब आपने नहीं किया, तो आप देखेंगे जो मिट्टी के जो कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, ग्लास के नीचे बैठ जाते हैं। वैसे ही प्रोसेस सेडिमेंटेशन में हुए, जो मिट्टी के जो कण थे या फिर जो अन्य जो छोटे छोटे कंकड़ जो पत्थर थे वो क्या हुए, नीचे बैठ जाते हैं। तो जब नीचे बैठ जाते तो नीचे से क्या हुआ, वो जो नीचे जो जो भी धूल मिट्टी के कण थे उसे रिमूव कर दिया गया और जो पानी हमारे पास बचा जिसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट था उसे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए आगे भेज दिया गया था। तो ये जो भी पॉइंट्स है इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट आती है उसमें आपसे पूछा यह है, डैश स्पीशीज ऑफ फंजाई फॉर्म माइकोराइजा। अब आपको बताना है वो कौन सी फंजाई की वो कौन सी स्पीशीज है जो माइकोराइजा का फॉर्मेशन करती है। तो माइकोराइजा क्या है, एक क्या है, एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन के बारे में हमने पढ़ा था। तो हमने देखा था एक प्रकार का जो फंजाई है जिसे हम फंगस कहते हैं या फफूंद हम कहते हैं, वो फंजाई क्या करता है, जो प्लांट की जो जड़ें होती हैं, जो रूट होती है, उसके साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वहां पे क्रिएट करता है, सिम्बायोटिक यानी सहजीवी रिलेशनशिप। तो वहां पे क्या हो रहा था, जो फंजाई था, फंजाई और जो प्लांट की जो रूट थी, दोनों ही एक दूसरे को फायदा दे रहे थे, दोनों ही एक दूसरे से क्या कर रहे थे, बेनिफिट ले रहे थे और दे भी रहे थे। तो इस प्रकार का जो रिलेशनशिप है इसे हमने क्या कहा था, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा था। यानी कि दोनों ही स्पीशीज क्या कर रही हैं, दोनों ही स्पीशीज एक दूसरे को फायदा दे रही हैं और एक दूसरे पे निर्भर हैं, एक दूसरे पे निर्भर भी होती हैं। तो किस प्रकार निर्भर होती हैं, जो फंजाई होता है वो प्लांट को क्या देता है, जो पानी और मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसमें हेल्प प्रोवाइड करा रहा है। यानी जो फंजाई होगा वो वाटर प्लस मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा, किसके लिए, प्लांट के लिए एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लांट को पानी की भी आवश्यकता होती है, मिनरल्स की भी आवश्यकता होती है। और जो प्लांट है, प्लांट बदले में क्या करेगा, जो फंजाई होता है फंजाई को फूड प्रोवाइड कराता है, यानी भोजन को प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो फंजाई है और जो प्लांट की जो जड़ें हैं वो क्या हो रही है, एक दूसरे पे निर्भर है, एक दूसरे को फायदा दे रही हैं। तो अब आपको उस स्पीशीज का जब हमने पढ़ा था सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, तो हमने इस रिलेशनशिप को क्या कहा था, माइकोराइजा कहा था। तो आपको बताना है कि फंजाई की वो कौन सी स्पीशीज है जो माइकोराइजा का फॉर्मेशन करती है, यानी कि जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को वहां पे क्रिएट करती है, उस स्पीशीज का आपको नाम बताना है। तो आप स्टेटमेंट नोट करेंगे और अपना आंसर भी वहां पे लिखेंगे। चलिए, तो जो स्टेटमेंट नंबर 5 है उसका जो आंसर हमारे पास आता है वो आता है ग्लोमस। अब उस फंजाई का, उस ग्रुप का क्या नाम है, उस फंजाई का नाम है ग्लोमस। ग्लोमस जो फंजाई होती है वो क्या करती है, माइकोराइजा का फॉर्मेशन करती है। यानी कि ग्लोमस फंजाई कहाँ पे होगी, पेड़ की जड़ों में होती है और ग्लोमस पेड़ को क्या कराती है, जो पानी और जो मिनरल्स होते हैं उससे एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। और साथ ही क्या होता है, जो पेड़ होता है वो ग्लोमस को क्या देगा, यहाँ पे फूड प्रोवाइड करेगा। तो आप ये नाम याद रखेंगे कि जो फंजाई की स्पीशीज का क्या नाम है, यहाँ पे हुआ ग्लोमस। तो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट हमारे पास आती है उसमें आपसे पूछा गया है, डैश आर ऑर्गेनिज्म विच एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। अब आपको क्या बताया गया है कि वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ाते हैं या फिर मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाते हैं या फिर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं। तो आपको उन ऑर्गेनिज्म का नाम याद रखना है, आपने बताना है कि वो कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं। तो आपने क्या करना है, स्टेटमेंट नोट करनी है और अपना आंसर भी वहां पे क्या करना है, फिल करना है।
चलिए, जो स्टेटमेंट नंबर 6 है उसका जो हमारे पास आंसर आया वो आया बायो फर्टिलाइजर, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, मिट्टी की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ाते हैं या फिर मिट्टी की जो उर्वरकता को बढ़ाते हैं, उन्हें हमने कहा था बायो फर्टिलाइजर्स। अब मैंने आपको कहा था फर्टिलाइजर्स होते हैं, नॉर्मल फर्टिलाइजर्स होते हैं और एक बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, डैश ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का नाम यहाँ पे आ गया, तो ऑर्गेनिज्म का नाम अगर आया है तो क्या होगा, बायो फर्टिलाइजर्स होगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि उन चीज़ों का नाम बताइए या उस तत्व का नाम बताइए, उस तत्व का नाम बताइए जो क्या करता है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है या न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ाता है, तो उसके उसके आंसर में आप क्या लिख सकते थे, आप नॉर्मल फर्टिलाइजर्स का भी नाम लिख सकते थे, आप बायो फर्टिलाइजर्स का भी नाम लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, आपको ऑर्गेनिज्म पूछेगी कि वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मिट्टी की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं या फिर उसकी उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं। तो आपका क्या आंसर आएगा, बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिज्म विच एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट आती है, स्टेटमेंट नंबर 7, इसमें आपसे पूछा गया है डैश प्रोड्यूस द एंजाइम यूज्ड एज क्लॉट बस्टर, यानी कि हमें बताना है वो कौन सा जो एंजाइम होता है, कौन इस एंजाइम को प्रोड्यूस करता है जो एज अ क्लॉट बस्टर यहाँ पे यूज होता है। तो आपका आंसर क्या आएगा, स्ट्रेप्टोकोकस। जो स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं वो ऐसे एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं जो क्लॉट बस्टर के रूप में यहाँ पे यूज होते हैं। और क्लॉट बस्टर कहाँ पे यूज होता है, जब भी किसी को हार्ट अटैक आता है तो हार्ट अटैक के पेशेंट को वो एंजाइम दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हार्ट अटैक क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने कहा कि जो हमारा हार्ट है उसे जो ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जो रेगुलर वो जो ब्लड की सप्लाई है वो नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है, इससे पहले हम जानेंगे कि ब्लड को, जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट को ब्लड कौन सप्लाई करता है। तो कोरोनरी आर्टरी आपको बताई गई थी, उस आर्टरी का क्या नाम है, कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी क्या करता है, ब्लड, जो हमारा हार्ट होता है उसे ब्लड प्रोवाइड कराता है। समहाउ ऐसा हो जाता है कि जो कोरोनरी आर्टरी है वो ब्लॉक, वहाँ पे ब्लॉकेज आ जाती है, कोई क्लॉट हो जाता है, यानी कि कुछ वहाँ पे जम जाता है, थक्का जम जाता है या फिर कुछ भी वहाँ पे रीजन हो गया तो वहाँ पे क्लॉट बन गया। जब क्लॉट बन गया तो क्या होता है, फिर जो ब्लड का जो फ्लो कराने के लिए इस क्लॉट को तोड़ना पड़ेगा। तो इस क्लॉट को तोड़ने के लिए क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस जो होते हैं वो कुछ एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं जो वहाँ पे एज अ क्लॉट बस्टर वहाँ पे यूज होते हैं। तो आप अपना आंसर अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेटमेंट आती है, उससे पहले हम जानेंगे जो स्ट्रेप्टोकोकस होता है वो जो एंजाइम प्रोड्यूस करता है उसका क्या नाम है। साथ ही आपकी बुक में दिया गया है कि कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है वो क्लॉट बस्टर एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहा है, और क्लॉट बस्टर एंजाइम्स का भी आपको नाम दिया गया है जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज। यानी जो स्ट्रेप्टोकोकस होगा वो क्या रिलीज करेगा, यहाँ पे स्ट्रेप्टोकाइनेज को रिलीज करेगा। और स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करता है, यहाँ पे क्लॉट बस्टर का काम करता है, यानी जो भी क्लॉट वहाँ पे जम गया है, आप सिंपली ये समझिए जो कोरोनरी आर्टरी है वहाँ पे कुछ जम गया है, कुछ वहाँ पे रास्ता ब्लॉक हो गया, रास्ता बंद हो गया। उस रास्ते को खोलने के लिए कौन सा एंजाइम यहाँ पे यूज हो रहा है, वो हो रहा है स्ट्रेप्टोकाइनेज। और स्ट्रेप्टोकाइनेज को कौन रिलीज कर रहा है, ये कर रहा है स्ट्रेप्टोकोकस। ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट आती है उसमें आपसे पूछा गया है मैन्युफैक्चर ऑफ बेवरेजेस एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन वेलफेयर रिक्वायर्स ग्रोइंग ऑफ माइक्रोब्स इन लार्ज वेसल्स कॉल्ड। क्या यहाँ से पूछा गया कि जो बेवरेजेस होते हैं, यानी कि बेवरेजेस में आपने क्या देखा, जो पेय पदार्थ होते हैं जिसमें हमने अल्कोहल देखा था और भी चीजें देखी थी, उनका क्या हो रहा है, उनका प्रोडक्शन हो रहा है और इनके प्रोडक्शन के लिए बहुत बड़े बड़े लार्ज वेसल्स, यानी बहुत बड़े बड़े वेसल्स का यूज होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े बर्तनों का यूज करते हैं। यानी कि अगर अल्कोहल का प्रोडक्शन हो रहा है और किस स्केल पे हो रहा है, इंडस्ट्रियल स्केल पे। इंडस्ट्रियल स्केल पे जो भी प्रोडक्शन होते हैं बहुत लार्ज अमाउंट में होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या आता है, वहाँ पे उत्पादन होता है। तो बहुत ज्यादा उत्पादन अगर हो रहा है तो क्या यूज हो रहे हैं, वहाँ पे बड़े बड़े बर्तन वहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो आपको बताना है कि उन बर्तनों को हमने क्या कहा था, उन वेसल्स को हमने क्या कहा था। आपने अपनी बुक में इमेजेस भी देखी होंगी, बड़े बड़े आपको बर्तन वहाँ पे दिखाई दिए होंगे, उसे हम क्या कहते हैं वो आपको यहाँ पे नोट करना है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा फर्मेंटर्स। फर्मेंटर्स यानी कि जिनमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो रही है वो क्या है, फर्मेंटर्स हैं।
इसकी जो इमेज है आप अपनी नोटबुक में देख सकते हैं, आपको इमेजेस दी गई हैं, बहुत बड़े बड़े वेसल्स आपको दिखाए गए हैं। तो ये जो पॉइंट है इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, कुछ आपके पास क्वेश्चंस आएंगे और उसका आपको क्या करना है, आंसर देना है। तो इसमें सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन आता है तो वो क्या है, गिव एग्जाम्पल टू प्रूव दैट माइक्रोब्स रिलीज गैसेस ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। आपको इसमें क्या बताना है कि आपको एग्जाम्पल देने हैं कि जो माइक्रोब्स होते हैं यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जब वो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कोई भी रिएक्शन, कोई भी प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर चल रही है, चाहे वो डाइजेशन है, चाहे वो एक्सक्रीशन है, यानी पाचन हो या उत्सर्जन हो या कोई भी प्रोसेस चल रही है, उसे हमने कहा मेटाबॉलिज्म। तो ये बता रहे हैं कि माइक्रोब्स की जब मेटाबॉलिज्म प्रोसेस चलती है तो उस दौरान जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, वो कुछ गैसेस रिलीज करते हैं। तो ये आपको एग्जाम्पल देने की, एग्जाम्पल दीजिए या बताइए, सिद्ध कीजिए कि जो माइक्रोब्स होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो किस प्रकार से गैसेस का फॉर्मेशन करते हैं उनकी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के दौरान। तो ये आपको बताना है। आपने क्वेश्चन नोट किया, आप अपने अकॉर्डिंग अपना आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगी तो आप मैच भी कर सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो कितना सही है और कितना गलत है। क्योंकि हमने पढ़ा था, जब भी हमने माइक्रोब्स के बारे में पढ़ा तो हमने जाना है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे गैस का प्रोडक्शन हो रहा है। कौन सी गैस का प्रोडक्शन हो रहा है ये भी आपको याद रखना है। वहाँ पे CO2 का फॉर्मेशन हो रहा था। जब CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है तो आपने अलग अलग प्रोडक्ट को देखा होगा। अपने वहाँ पे क्या देखे, आपने वहाँ पे होल देखे यानी छिद्र देखे, जो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, जो गैस का निकलना वहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं। तो अगर आप आंसर देखेंगे तो आपके पास क्या है, सबसे पहला आप देखेंगे डो विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग डोसा एंड इडली इज फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। जो डो होता है, जो भी आपने बैटर जो तैयार किया, जो डो तैयार किया, जिससे आप क्या बनाते हो, डोसा बनाते हो, इडली बनाते हो, तो वो क्या होती है, उसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है बैक्टीरिया के द्वारा। नेक्स्ट आप देखेंगे द पफी अपीयरेंस ऑफ अ डो इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ अ CO2 बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। अब हमने क्या किया, जब आपने डोसे के लिए डो तैयार किया था, या फिर जैसे साधारण भाषा में कहें कि आपने उसके लिए जो भी जब जैसे आटा, आपके जो डोसा का जो आटा था, ये डो था, उसे आपने क्या किया, तैयार किया। उसमें क्या हुआ कि कुछ बैक्टीरिया को वहाँ पे क्या क्या कर दिया गया था, ऐड कर दिया गया था, और उन बैक्टीरिया ने वहाँ पे क्या किया, फर्मेंटेशन की प्रोसेस की। तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस में क्या होता है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस में हमने पढ़ा था जो स्टार्च होता है, स्टार्च का ब्रेक डाउन होता है, यानी ग्लूकोज क्या होता है, टूटता जाता है, एनर्जी वहाँ पे निकलती है, प्लस CO2 वहाँ पे निकल रही है, और थोड़े से अमाउंट में वहाँ पे अल्कोहल का भी प्रोडक्शन हो रहा है। तो जैसे ही वहाँ पे CO2 बनती है, CO2 बनने के दौरान क्या होता है, जो डो होता है वो फूल जाता है। जो पफी अपीयरेंस आप देखते हो, यानी कि जो डो आप देखते हो फूला हुआ आप देखते हो, आपने क्या कर दिया, कुछ देर के लिए उसे छोड़ दिया, कुछ टाइम बाद आप देखते हो वो जो डो होता है पूरा फूल जाता है। क्यों फूल जाता है, क्योंकि वहाँ पे CO2 बन रही है। अब जब वहाँ पे गैस बन रही है तो गैस अपने लिए जगह भी बनाएगी, तो जब जगह बनाती है तो वो क्या करती है, वो आटे को फुला देती है। तो यही यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल है कि जो डो होता है, जो डोसा और इडली का जो डो होता है, वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया फर्मेंटेशन की प्रोसेस करते हैं, और फर्मेंटेशन की प्रोसेस के दौरान वहाँ पे CO2 रिलीज होती है। CO2 रिलीज होती है तो वहाँ पे क्या होता है, जो डो होता है वो फूल जाता है। वो इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पे माइक्रोब्स क्या कर रहे हैं, गैस का प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है, आप देखेंगे हमने स्विस चीज की बात की थी, तो आप पढ़ेंगे स्विस चीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेवर एंड अ लार्ज होल। क्या है, स्विस चीज का जब आपने इमेज देखी थी, आपने चीज देखा, तो आपने चीज में बड़े बड़े छेद देखे थे, बड़े बड़े होल देखे थे। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा द लार्ज होल्स आर फॉर्म ड्यू टू द अमाउंट ऑफ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय बैक्टीरियम प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। तो यहाँ पे क्या हमने देखा, जब आपने स्विस चीज देखा तो स्विस चीज में आपने बड़े बड़े होल देखे, बड़े बड़े छेद देखे थे। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था जब फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो रही है तो वहाँ पे CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है। CO2 जब प्रोडक्शन हो रहा है तो वो बाहर निकलेगी, जब यानी कि CO2 जो गैस है वो बाहर निकलेगी। जब बाहर निकलेगी तो अपने लिए रास्ता बनाएगी, और रास्ता जब बनाती है तो हमें क्या होते हैं, हमें बड़े बड़े जो छेद होते हैं, बड़े बड़े होल हमें देखने को मिलते हैं।
तो स्विस चीज में जो होल हो रहा है, जो CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है यानी CO2 का उत्पादन हो रहा है, वो किस बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है? आपको नाम याद रखना है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। आप साथ साथ बैक्टीरिया के जो नाम है हमने पढ़े हैं, आपको याद भी रखने हैं, क्योंकि क्या है आपकी बुक में इन बैक्टीरिया के नाम दिए गए हैं। तो जब हमने पढ़ा था तो आपने तब भी बैक्टीरिया के नाम पढ़े थे, जब आपके पास क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं तो तब भी आप प्रैक्टिस करेंगे, आप रिवाइज करेंगे कि कौन सा जो बैक्टीरिया है, कौन सा माइक्रोब है, उसका क्या यूज है। तो ये जो आंसर है आप अपनी कॉपी में से नोट करेंगे। इसमें आपसे पूछा गया है इन विच फूड वुड यू फाइंड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, यानी वो कौन सा भोजन है, कौन सा फूड है जिसमें आपको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिलेगा। मेंशन सम ऑफ देयर यूजफुल एप्लीकेशंस। आपको बताना है कौन किस प्रकार के भोजन में आपको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिलता है और उनके यूजेस बताने, यानी बैक्टीरिया का यूज आपको बताना है कि अगर वो बैक्टीरिया वहाँ पे प्रेजेंट है तो उनका आपको यूज बताना है। तो जब हमने देखा था जो हमारे घरों में जो भी प्रोडक्ट हो रहे थे उनका फॉर्मेशन के में किस प्रकार से माइक्रोब्स अपना योगदान दे रहे थे, हमने इस बारे में पढ़ा था। तो आपने क्या क्या पढ़ा था, आपके पास आंसर क्या आएगा? आपने क्या पढ़ा था? मिल्क और कर्ड के बारे में पढ़ा था, चीज के बारे में आपने पढ़ा था। तो आप पढ़ेंगे मिल्क, कर्ड एंड चीज आर कोगुलेटेड प्रोडक्ट। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को शॉर्ट में हमने क्या कहा? लैब कहा। और अगर स्पेसिफिक बैक्टीरिया का नाम यहाँ पे आता है तो आप क्या याद रखेंगे? लैक्टोबैसिलस। यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैब क्या है? एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है। पूरे ग्रुप को हमने कंबाइनली क्या कर दिया? हमने सामान्यतः क्या कहा? लैब कहा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहा। पर अगर आपसे पूछा जाए कि मिल्क से जो कर्ड का जो फॉर्मेशन होता है, यानी दूध से दही के बनने में किस बैक्टीरिया का यूज हो रहा है, आपको नाम पूछा जाता है, तो आप क्या लिखेंगे? लैक्टोबैसिलस वहां पे लिखेंगे। तो आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा मिल्क, कर्ड एंड चीज आर कोगुलेटेड प्रोडक्ट। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कन्वर्ट लैक्टोज शुगर इनटू लैक्टिक एसिड। क्या करते हैं जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, जो लैक्टोज शुगर होता है, जो दूध में लैक्टोज शुगर होता है, उसे लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। शुगर कहाँ पे कन्वर्ट हो रही है? एसिड में कन्वर्ट हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखेंगे दे ऑल्सो इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ द कर्ड बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12। नेक्स्ट आपने क्या पढ़ा? दे ऑल्सो इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ कर्ड बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12। अब क्या कर रहा है जो कर्ड है, कर्ड की न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ा रहा है, यानी कि उसमें जो न्यूट्रिशन है, जो पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ा रहा है, किसमें? कर्ड में। और क्या ऐड किया इसने? इसने ऐड किया यहाँ पे विटामिन B12। आपको ये याद रखना है कि कर्ड में क्या ऐड हो रहा है? विटामिन B12 ऐड हो रहा है। और क्यों ऐड हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया की हेल्प से यहाँ पे क्या हो रहा है? विटामिन B12 क्रिएट हो रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि विटामिन B12 क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या उसके फंक्शन है। तो आपको क्या बताया गया था? विटामिन B12 क्या था? आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स। क्या होती है रेड जो आरबीसी क्या होती है? हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड में हमें 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, उसमें से एक क्या होती है? रेड ब्लड सेल्स होती हैं। उसी के फॉर्मेशन के लिए विटामिन B12 इंपॉर्टेंट होता है। प्लस हमने क्या देखा था? जो हमारा ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है उसके लिए भी विटामिन B12 इंपॉर्टेंट होता है। ये हम क्या देख रहे हैं? आपने ये जाना, आपको पहले आपके क्वेश्चन का पहला जो आंसर है वो मिल गया कि इन विच फूड वुड यू फाइंड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहाँ पे है? मिल्क में प्रेजेंट है, यानी दूध और दही में प्रेजेंट होता है। सेकेंड हम क्या देख रहे हैं? मेंशन सम ऑफ देयर यूजफुल एप्लीकेशंस। अब हम कुछ एप्लीकेशंस देख रहे हैं, कुछ यूजेस देख रहे हैं, यानी कि लाभ देख रहे हैं बैक्टीरिया के। तो सबसे पहले इसने क्या कर दिया? इसने लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया। सेकेंड इसने क्या कर दिया? विटामिन B12 को ऐड कर दिया। जब आप आंसर लिखेंगे अपना तो आपने क्या करना है? आपने पहले देखा कि इसने लैक्टिक जो शुगर था, शुगर एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। फिर आप लिखेंगे कि ये क्या कर रहा है? विटामिन B12 को ऐड करता है। जब आपने विटामिन B12 को ऐड करना वहाँ पे बता दिया तो अब आप क्या बताएंगे? विटामिन B12 के फंक्शन भी बताएंगे। तभी यहाँ पे क्लियर होगा कि विटामिन B12 अगर यहाँ पे ऐड हो रहा है तो हमारी बॉडी में वो क्या कर रहा है। नेक्स्ट आप देखेंगे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आर ऑल्सो फाउंड इन द स्टमक वेयर दे चेक डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। जो थर्ड हमारे पास जो फंक्शन आया है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करते हैं? हमारा जो स्टमक होता है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है,
वहां पे वो चेकिंग करते हैं कि कहीं पे कोई डिजीज कॉजिंग माइक्रोब ना हो, यानी कि रोगजनक सूक्ष्म जीव ना हो, यानी ऐसे सूक्ष्म जीव हमारे स्टमक में ना हो जो बीमारियां पैदा करते हैं। अगर ऐसा कोई माइक्रोब होगा तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया उन्हें किल कर देता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। दूध को दही में कन्वर्ट कर रहा है, किस प्रकार से कन्वर्ट कर रहा है, इसने दूध का पार्शियली क्या कर दिया, वहाँ पे डाइजेशन कर दिया, आधा जो डाइजेशन होता है मिल्क का वो हो जाता है। कर्ड का जो फॉर्मेशन हुआ तो फिर क्या होती है, जिन लोगों को दही दूध पचता नहीं है, डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, वो कर्ड कंज्यूम कर सकते हैं। कर्ड यानी दही को ले सकते हैं दही में, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे जो आधा जो पाचन है प्रोटीन का हो चुका है। सेकेंड, इसने विटामिन B12 को ऐड किया, और लास्ट इसने क्या किया कि हमारा जो स्टमक है वहाँ पे ये क्या करता है, जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं, हानिकारक माइक्रोब्स होते हैं, उन्हें हमारी बॉडी से क्या करता है, निकाल देता है। तो आप अपना आंसर अपनी कॉपी में नोट करेंगे, साथ ही आपको ये याद भी रखना है कि कौन सा माइक्रोब यहाँ पे क्या फंक्शन कर रहा है। चलिए, तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें आपसे पूछा गया है, यह है क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें आपसे पूछा गया है नेम सम ट्रेडिशनल इंडियन फूड्स मेड ऑफ व्हीट, राइस एंड बेंगल ग्राम विच इन्वॉल्व यूज ऑफ माइक्रोब्स। यानी कि आपको उन फूड का नाम बताना है, उस भोज्य पदार्थ का नाम बताना है जिसके फॉर्मेशन में माइक्रोब्स यूज हुए हैं। तो हमने काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट देखे थे जहाँ पे क्या हो रहा था, माइक्रोब यानी सूक्ष्म जीवों का यूज हो रहा था। कि इसके फॉर्मेशन में कुछ इंडियन फूड आप यहाँ पे देखेंगे, और वहाँ पे क्या यूज हो रहा था, जैसे व्हीट यूज हो रहा है, राइस यूज हो रहा है और बेंगल ग्राम। यानी कि यहाँ पे व्हीट, राइस और ग्राम की हेल्प से कुछ फूड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, और उसमें जो माइक्रोब्स हैं, जो सूक्ष्म जीव है, वो इन्वॉल्व होते हैं। तो कौन कौन से ऐसे फूड है वो आपको यहाँ पे बताना है। चलिए, तो हमारा यहाँ पे जो आंसर आता है वो आता है अ नंबर ऑफ डिशेज कैन बी प्रिपेयर्ड थ्रू अ फर्मेंटेशन प्रोसेस बाय यूजिंग माइक्रोब्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारी ऐसी डिशेज होती हैं जिनका जो फॉर्मेशन होता है, जिनका जो निर्माण होता है वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस के द्वारा होता है। और फर्मेंटेशन की प्रोसेस किसके द्वारा होती है, माइक्रोब के द्वारा, यानी कि सूक्ष्म जीव के द्वारा। नेक्स्ट आप देखिए, सम इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशनल डिशेज मेड अप ऑफ व्हीट, राइस एंड बेंगल ग्राम और ब्लैक ग्राम, जिसे आप उड़द भी कहते हो, आर एज फॉलोज। तो क्या होती है, बहुत सारी डिशेज होती हैं जो गेहूं से बनती है, चावल से बनती है, उड़द से बनती है। तो इनके फॉर्मेशन में जब जो व्हीट और राइस से जो भी भोजन यहाँ पे बन रहा है वो किस प्रकार से बन रहा है, फर्मेंटेशन के द्वारा बन रहा है। और फर्मेंटेशन में की प्रोसेस किसके द्वारा होती है, यहाँ पे माइक्रोब्स के द्वारा होती है। अब हम जानेंगे कौन कौन से ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिनका फॉर्मेशन व्हीट, राइस के द्वारा हो रहा है और माइक्रोब वहां पे क्या है, प्रेजेंट है। सबसे पहले ब्रेड आता है। तो ब्रेड का जो फॉर्मेशन है किससे होता है, इट इज फर्मेंटेड प्रिपरेशन ऑफ अ व्हीट बाय सैकेरोमाइसीस सर्विसियाई। क्या बताया जा रहा है, ब्रेड किससे बनता है, व्हीट से बनता है, गेहूं से बनता है। और यहाँ पे जो माइक्रोब्स प्रेजेंट है उसका क्या नाम है, सैकेरोमाइसीस सर्विसियाई। यहाँ पे इसका जो सैकेरोमाइसीस सर्विसियाई है ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है। आपको क्या याद रखना है, ब्रेड का जो फॉर्मेशन है, ब्रेड का जो निर्माण है व्हीट से हो रहा है, और किस माइक्रोब की उपस्थिति में हो रहा है, यानी कौन सा सूक्ष्म जीव यहाँ पे है, सैकेरोमाइसीस सर्विसियाई यहाँ पे है। इसके बाद जो सेकंड हमारे पास आता है वो आता है डोसा, उपमा और इडली। आप सभी ने खाया होगा डोसा, उपमा, इडली या ब्रेड, आपने सभी ने खाया है। तो किस प्रकार से बनता है ये आप देखेंगे, दे आर फर्मेंटेड प्रिपरेशन ऑफ राइस एंड ब्लैक ग्राम। यानी डोसा, उपमा और इडली किससे बनता है, चावल से बनता है और उड़द से बनता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, द टू आर allowed to ferment for 3 to 12 hours with leuconostoc and streptococcus species of bacterium। यहाँ पे क्या आपको बताया गया है, जो डोसा है, जो उपमा है, जो इडली है, उसका जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, चावल के द्वारा होता है, या उड़द यानी कि ब्लैक ग्राम जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होते हैं, जहाँ पे भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे, जहाँ पे भी सूक्ष्म जीव प्रेजेंट होंगे, वहाँ पे फर्मेंटेशन की प्रोसेस होगी। और ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस 3 से 12 घंटे तक यहाँ पे हो रही है। प्लस यहाँ पे आपको कुछ बैक्टीरिया के नाम दिए गए हैं, जिसमें आपको ल्यूकोनोस्टॉक एंड स्ट्रेप्टोकोकस, 2 बैक्टीरिया के नाम आपको यहाँ पे दिए गए हैं।
तो ये जो बैक्टीरिया है यहाँ पे यूज होते हैं किसके फॉर्मेशन में, डोसा, उपमा और इडली के फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे आपने क्या जाना, आपने जाना कि जो चावल होते हैं, जो गेहूं होता है या जो उड़द होती है, उससे किन किन भोज्य पदार्थों का निर्माण हो रहा है। और जब इन चीजों से भोज्य पदार्थों का निर्माण हो रहा है तो यहाँ पे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, सूक्ष्म जीव प्रेजेंट होते हैं। और आपने यहाँ पे क्या देखा, एग्जाम्पल देखे, यानी सैकेरोमाइसिस सर्विसियाई से ब्रेड का निर्माण हो रहा है और वीट के द्वारा हो रहा है। तो ये जो आंसर है इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है उसमें आपसे पूछा गया है, इन विच वे हैव माइक्रोब्स प्ले अ मेजर रोल इन कंट्रोलिंग डिजीज कॉजिंग बाय हार्मफुल बैक्टीरिया। यानी आपको बताया गया है कि जो माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो किस प्रकार से बीमारियों को रोकते हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होती हैं। तो यहाँ पे आप आंसर देखेंगे, बाय प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, बाय प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन फॉर हर्ब्स, टीबी एंड डीपीटी। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन होता है, कुछ वैक्सीन का फॉर्मेशन होता है जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों से हमें बचाती है। क्या आपसे पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कि जो माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो किस प्रकार से बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों से हमें बचाते हैं। तो आपके पास आंसर आया कि माइक्रोब से एंटीबायोटिक्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है और वैक्सीन का फॉर्मेशन हो रहा है जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों से हमें बचाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है उसमें आपसे पूछा गया है, माइक्रोब्स कैन बी यूज टू डिक्रीज द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, एक्सप्लेन हाउ दिस कैन बी अकम्प्लिश्ड। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, हमने फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ा, हमने कहा है कि नॉर्मल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो जो नाइट्रोजन आपने देखा, फॉस्फोरस आपने देखा। बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, जिनमें ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं हम एज अ फर्टिलाइजर्स के रूप में। साथ ही हमने क्या पढ़ा था, जो माइक्रोब्स होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जिन्हें हम एज अ फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, उनका कोई भी नुकसान नहीं होता है, वो मिट्टी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि क्या करते हैं, जो मिट्टी की जो न्यूट्रिशन क्वालिटी है उसे इंक्रीज करते हैं, यानी कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं। पर अगर बात करें केमिकल फर्टिलाइजर्स की, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स में हम केमिकल्स का यूज करते हैं, रसायनों का यूज करते हैं। तो केमिकल से क्या होता है कि ये मिट्टी की उर्वरकता को तो बढ़ाते हैं, लेकिन मिट्टी को क्या करते हैं, नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि माइक्रोब्स को जब एज अ फर्टिलाइजर्स यूज किया गया, यानी माइक्रोब्स को फर्टिलाइजर्स के रूप में जब यूज किया गया, तो जो केमिकल फर्टिलाइजर्स थे उनका यूज कम हो गया, जिससे कि जो मिट्टी को जो नुकसान हो रहा था वो बच गया है। तो आपको एक्सप्लेन करना है कि ये किस प्रकार हुआ है। तो आपका जो आंसर है, आंसर में आप पढ़ेंगे, माइक्रोब्स कैन बी यूज टू डिक्रीज द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड। यानी कि सूक्ष्म जीवों को हम फर्टिलाइजर्स के रूप में उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड का जो यूज है वो कम हो सके। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, दिस कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय द यूज ऑफ अ बायो फर्टिलाइजर्स। यानी बायो फर्टिलाइजर्स के यूज से क्या हुआ, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कम हो गया। नेक्स्ट आप देखेंगे, द मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। तो मेनली जो बायो फर्टिलाइजर्स हम यूज कर रहे हैं, यानी वो जो माइक्रोब्स हैं जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ा रहे हैं, मेनली क्या क्या होते हैं, एक तो हो गया बैक्टीरिया यानी जीवाणु, फंजाई यानी फफूंद, और साइनोबैक्टीरिया यहाँ पे हो गए हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, दे कैन प्रोवाइड प्लांट न्यूट्रिएंट एंड चीपर कॉस्ट ऑफ व्हेन कंपेयर विद द केमिकल फर्टिलाइजर्स। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये क्या करते हैं कि जो मिट्टी की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्वों को बढ़ाते हैं। कौन बढ़ाते हैं, माइक्रोब्स बढ़ाते हैं। प्लस यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो मिट्टी को कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं।
तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपके पास आए हैं। सबसे पहला क्या है, यूज ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट विद राइजोबियम। कुछ यहाँ पे क्या होते हैं कि कुछ राइजोबियम जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में हमने पढ़ा था। फिर पढ़ा था यूज ऑफ सल्फर फिक्सिंग बैक्टीरिया, यानी कि सल्फर को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। सल्फर की आवश्यकता प्लांट को होती है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सल्फर को प्लांट के यूज करने लायक बनाते हैं। और नेक्स्ट आपने पढ़ा था यूज ऑफ हाइड्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, यानी कि हाइड्रोजन मिल रहा है, सल्फर मिल रहा है, नाइट्रोजन मिल रहा है। ये क्या है, ये पोषक तत्व हैं जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं। तो इस प्रकार से जो माइक्रोब्स होते हैं उनके यूज के द्वारा, यानी माइक्रोब्स के यूज के द्वारा क्या हुआ, केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो यूज है, पेस्टिसाइड का जो यूज है वो कम हुआ है। तो आप ये जो आंसर है इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है उसमें आपसे पूछा गया है, फाइंड आउट द नेम ऑफ माइक्रोब्स फ्रॉम विच साइक्लोस्पोरिन, क्या है साइक्लोस्पोरिन, एन इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, एंड स्टैटिन, स्टैटिन क्या है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट आर ऑब्टेन। आपको बताना है कि साइक्लोस्पोरिन और स्टैटिन कहाँ से प्राप्त होता है। तो साइक्लोस्पोरिन क्या है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। और स्टैटिन क्या है, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो ये हमें बताना है कि ये जो दोनों चीजें होती हैं ये कहाँ से हमें प्राप्त होती हैं। तो आपका जो आंसर आएगा, आंसर में आप देखेंगे जो साइक्लोस्पोरिन होता है, साइक्लोस्पोरिन को आप याद रखेंगे इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है, इज ऑब्टेन फ्रॉम फंगस। किस फंगस से, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से। तो साइक्लोस्पोरिन कहाँ से हमें मिल रहा है, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से हमें मिल रहा है। वाइल स्टैटिन, स्टैटिन क्या है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, इज ऑब्टेन फ्रॉम द ईस्ट। कौन से ईस्ट से, मोनास्कस परप्यूरियस से। तो आपके पास आंसर क्या आया, साइक्लोस्पोरिन आपको कहाँ से मिला, फंगस से मिला। फंगस का नाम क्या है, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम है। और स्टैटिन आपको कहाँ से मिला, ईस्ट से मिला। ईस्ट क्या है, एक फंगस, एक फंजाई है ये भी, और इसका नाम क्या है, मोनास्कस परप्यूरियस। तो ये जो आंसर है इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। सो क्लास, आज हमने चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है। आई होप जो भी आपका डाउट रहा होगा इन क्वेश्चंस के माध्यम से वो क्लियर हो गया होगा। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।